और नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन के अंदर आज कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निपटारे का मामला उठाया। 1 लाख से अधिक दाखिल खारिज के मामले या तो लंबित हैं या रिजेक्ट कर दिए गए हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट के बाद भी दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। इसको लेकर एक विधानसभा की कमेटी बना दिया जाए। नवीन जायसवाल ने कहा कि बहुत गंभीर समस्या है, रैयतों से जुड़े मामले हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन को सीईओ द्वारा खारिज किए जाने के बाद फिर दोबारा आवेदन नहीं होता, केस एलआरडीसी के पास भेज दिया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि म्यूटेशन आसानी से हो जाए। विधायक नीरा यादव ने केसो जलाशय योजना 1984 का मामला प्रश्नकाल में सदन में उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार एकीकृत समय की योजना है। 26 मार्च 2021 को भी मामला मैंने लाया था, लेकिन 2 करोड़ की राशि से की गई थी। प्लास्टिक जैसे लंबा होता चला गया। तो सदन के अंदर कई तरह के सवाल आज गूंजे हैं। सदन में उठाए जमीन दाखिला खारिज का मामला, इसके साथ साथ सीईओ रिजेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन म्यूटेशन। ऐसे तमाम गंभीर मामलों पर आज सदन में विधायकों ने सवाल उठाए हैं। तो नीरा यादव ने उठाया केसो जलाशय योजना 1984 का मामला। जलाशय योजना से अब तक किसानों को मिली पटवन की व्यवस्था। और इधर माले विधायक विनोद सिंह ने स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल और ड्रोन से सर्वे का मामला उठाया है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारत सरकार की योजना है, लोगों की शिकायत मिली है। इसको देखते हुए झारखंड सरकार ने इस योजना को होल्ड कर दिया है। जब से ये ड्रोन सर्वे और ये चीजें चल रही है, वहाँ ग्राम सभाओं पे विरोध आ रहे हैं लोग। अभी विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन था। लोगों की 2 तरह की चिंताएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि खास करके खुट्टी में ही इसकी शुरुआत हुई। तो ये सीएनटी का ही इलाका है और खुट्टी हमेशा जो है लगातार सरकार के लिए प्रयोग स्थली रही है कि कैसे जमीन मुहैया कराया जाए, कैसे चीजों पे है। तो लोग कहना है कि भाई सबसे पहले कि आप जो कह रहे हैं कि भाई आप ड्रोन से सर्वे कर रहे हैं, घर मकान किसको बना है वो देखेंगे। तो एक जो डर है संशय इस बारे में पहले सरकार स्पष्ट करना पूरक है कि भाई यहाँ बहुत सारे सीएनटी इलाके में जमीनों का उल्लंघन करके अवैध तरीके से घर मकान संपत्ति बना है। आप ड्रोन से सर्वे लेंगे, मकान जो भी बनाया हो, जो भी चीजें बनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, कहेगा हमारा, तो क्या उससे सीएनटी एक्ट के तहत प्रभावित नहीं होंगी? क्या उसको आप मालिकाना हक दे देंगे जमीन जो बनाए हुए है उन तमाम कानूनों का उल्लंघन करते हुए? पहला हमारा पूरक ही है। संबंधित विषय पर आया है सवाल। अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये स्कीम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी हमें मिली है। सीपी सिंह ने सीईओ सरकार के बस में नहीं है, खुद मेरा दाखिल खारिज नहीं हो पाया है तो आम जनता का क्या होगा, जिस पर सरकार की तरफ से मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि जल्द लंबित आवेदनों का निपटारा होगा। मैं किसी सीईओ का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं खुद भोगी हूं। मैं पलामू से आता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं 3 बार प्रयास किया अपना जमीन का अध्यक्ष महोदय, लेकिन नहीं हुआ। मैंने एक दिन फोन पर बोला कि भाई पैसा चाहिए तो वो भी बोल दो, तो बोलता है कि नहीं सर आपसे पैसा लेंगे, लेकिन कमवा नहीं कर रहा अध्यक्ष महोदय। ये जितने प्रखंड है अध्यक्ष महोदय, सभी का वही हाल, कोई एक का हाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय कि कोई भी व्यक्ति का मोटेशन है उसके नाम से यदि चढ़ाना है। अभी क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, दूसरे के नाम पर चढ़ा दे रहा है आदमी और वो परेशान हो रहा है लोग। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन कोई भी लाया हो माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये सिर्फ उत्तर से नहीं काम चलेगा, बल्कि एक ऐसा मसला है। मान लीजिए हमारा, छोड़ दीजिए, एक गरीब आदमी है अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे को फोन आता है कि मेरा देखिए ना दूसरे का, अभी वही तो वही यहाँ का तो स्थिति है अध्यक्ष महोदय कि पैसा पर बाउंड्री वॉल करवा दिया जा रहा है। रांची में 8 एकड़ जमीन पर बाउंड्री वॉल हो गया अध्यक्ष महोदय,
हमारे नवीने जायसवाल जी का क्षेत्र है, पिछड़ा का जमीन बात हो गया। अब उनको पूछ लीजिए। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है, करवत प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लीजिए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें 68,000 के करीब आवेदन पेंडिंग है, तो हमें इतना आश्वस्त ही करना सकेंगे, थोड़ा सा समय। और झारखंड में बना तीसरा मोर्चा आजसू एनसीपी निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव आए एक मंच पर। बनाया झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा राज्य हित में बनाया गया तीसरा मोर्चा, सदन में भी साथ रखेंगे, बाहर भी। सब ठीक रहा तो 2024 में भी साथ रहेंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर, राजनीतिक हलकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा यानी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और यह मोर्चा बनकर तैयार भी हो गया है। तो राज्य हित में इस तीसरे मोर्चे की शुरुआत की गई है। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, सब ठीक रहा तो 2024 में भी साथ रहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राज्य हित में बनाया गया है तीसरा अहम मोर्चा, जिसमें आजसू भी है, एनसीपी भी है, निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव भी साथ हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में तीसरा मोर्चा बन चुका है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट और तीसरे मोर्चे को बना दिया गया है, क्या कुछ है तीसरा मोर्चा, किस लिहाज से तीसरे मोर्चे की शुरुआत हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए। तो बिल्कुल देखिए, कल ही यूपी सहित 4 राज्यों के परिणाम आए हैं जी। और उसके बाद झारखंड के पॉलिटिकल में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। हमारे साथ देखिए लंबोदर महतो आजसू के विधायक हैं, एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह है। जिस मोर्चे की बात हो रही है, जिस मोर्चे का गठन किया गया है, दरअसल हाउस के अंदर कैसे चीजों को रखा जाए और हाउस के बाहर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर एक साथ कैसे आया जाए, उसको लेकर इस मोर्चे का निर्माण किया गया है। हम सीधे जुड़ते हैं पहले लंबोदर जी से। लंबोदर जी, इस मोर्चे की जरूरत क्या आन पड़ी और क्या इसे थर्ड फ्रंट के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, अब पूरे राज्य की जनता अवगत है कि सदन के अंदर क्या हो रहा है। सदन के अंदर किस तरह से जनहित के और राज्यहित के मामले अनसुलझे रह जा रहे हैं और पदाधिकारियों का जो जवाब आ रहा है, सरकार का जो जवाब आ रहा है, किस तरह का जवाब आ रहा है, राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने वाले जनता आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते थे। राज्यहित के मामलों को लेकर, जनहित के मामलों को लेकर और झारखंड के विकास के मामलों को लेकर निश्चित रूप से एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के गठन की बिल्कुल ही आवश्यकता महसूस की जा रही थी और उसी के आलोक में आज हम लोगों ने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। और ये मोर्चा विशुद्ध रूप से राज्यहित के मामलों को लेकर, जनहित के मामलों को लेकर और राज्य के विकास के मामलों को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रमुखता से हम लोग उठाते रहेंगे। कमलेश जी भी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, कौन कौन है इस मोर्चा में? एक तो आपकी पार्टी है, आजसू है, सरयू राय है, और कौन है? और हमारे माननीय लंबोदर महतो जी हैं, अमित मंडल जी हैं, सब लोग हैं। हम लोग मिलजुल कर, और ये कोई आज की बात नहीं है, जैसे आपने बोला अभी कि चुनाव के तुरंत बाद जो है नया मोर्चा का गठन हुआ, ऐसी बात नहीं है। 4-5 महीना पहले ही हम लोग बैठे थे सुदेश बाबू के घर पर। आप कह रहे इसकी सुगबुगाहट पहले ही हो गई थी? पहले से ही हम लोग आपस में विचार किए थे कि विकास के लिए, ताकि जो स्थिति सदन में बनी हुई है इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जनता हमें भेजी है कि अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के विकास के लिए, और जो समय मिलता है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम लोग बातचीत करके बोले कि नहीं, हम लोग आपस में बैठकर गहन बातचीत करने के बाद निर्णय लिए हैं कि नहीं, हम लोग विकास के लिए एकजुट होकर काम करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपने बाहर से सरकार को भी समर्थन दे रखा है और फिर इस मोर्चे के साथ भी आप हैं, कैसे होगा फिर? सरकार को समर्थन देने से इस मोर्चा को क्या पड़ रहा है अंतर? ऐसी बात तो नहीं है। इसमें सभी लोग हैं, हमारे सुदेश बाबू हैं, हम हैं, सरजू बाबू हैं और लंबोदर जी हैं, अमित जी हैं। इसमें हम लोग बोले कि जो विकास का बात होता है, विधानसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सही ढंग से उत्तर नहीं मिल पाता है। इससे हम लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं, समय की बर्बादी होती है। इसलिए इस सभी चीज़ों को देखते हुए
हम लोग निर्णय किए कि नहीं, हम लोग तीसरा थर्ड फ्रंट बनाएंगे जो विकास के लिए रहेगा। और उसमें नए राजनीति के तौर पर, एक नए प्रयोग के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर न तो कोई नया मोर्चा है, न कोई नया प्रयोग है। बिल्कुल हम लोग स्पष्ट रूप से जो झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान से संबंधित है, उनकी हक और अधिकार से संबंधित है, उनकी अस्मिता का से संबंधित है, और झारखंड राज्य के विकास से संबंधित जो मामले जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रूप से ये मोर्चा उसी को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ाई लड़ेगी। अच्छा कमलेश जी, एक चीज बताइए कि अलग अलग राजनीतिक दल है, अलग अलग आप लोग के स्ट्रैटेजी है, मुद्दे भी अलग अलग है राजनीति के, तो एक साथ एक मंच पर कैसे आएंगे किसी एक मुद्दे को लेकर? कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तैयार होगा इसमें? उसके पहले हम लोग आपस में बैठकर निर्णय लेंगे। कोई भी मुद्दा होगा, हम लोग पांचों व्यक्ति बैठ के वो आपस में बात विचार कर लेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो विकास के लिए हम लोग एकजुट हैं, तो इसमें क्या अंतर है? एक आखिरी सवाल लंबोदर जी, चूंकि आप लोग को जाना भी है, 2024 में ये मोर्चा एक साथ होगा नए विकल्प के तौर पर? देखिए, अभी इस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, चूंकि अभी हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता, उनसे जुड़े हुए जनहित के मामले, राज्यहित के मामले और झारखंड के विकास से संबंधित मामले। तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ इसी मामले को लेकर सदन के अंदर और बाहर लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ देखिए लंबोदर जी भी थे, हमारे साथ कमलेश जी भी थे, एनसीपी के विधायक, और आप इसे तीसरा मोर्चा कह ले या फिर इसे वक्त की जरूरत कह ले। विधानसभा में जिस तरीके से, चूंकि छोटे दल हैं, ये 1-2 विधायक ही हैं इनके पास, ऐसे में बहुत समय इनके पास नहीं मिलता था, तो इस वजह से इस मोर्चे का निर्माण किया गया ताकि हाउस के अंदर इनको ज्यादा समय मिल सके। और एक पहली कोशिश जो होगी विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की होगी, और उस मुलाकात के बाद इस मोर्चा को मान्यता दिलाने को लेकर होगी। भविष्य में क्या होगा, किस तरीके से झारखंड की राजनीति आगे बढ़ेगी, उस राजनीति में तीसरे मोर्चा कैसे आगे चलेगा, ये तमाम तरह की चीजें हैं, और इस तमाम तरह की चीजें में कई तरह की कयासें जो हैं वो लगाई जा रही है। जाहिर तौर पे राकेश, और जिस तरीके से थर्ड फ्रंट की बात हुई है, अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे इनकी रणनीति क्या होती है, क्योंकि आजसू अभी फिलहाल तो भाजपा के साथ थी, लेकिन अब हालांकि कुछ रणनीति बदली है और तीसरे फ्रंट की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और इधर प्रदीप यादव ने कई निजी अस्पतालों के आयुष्मान योजना से निबंधित करने का मामला भी उठाया है और मांग की इसका ठोस उपाय सरकार निकाले। मंत्री बादल ने जवाब में कहा है कि 831 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। सूचीबद्ध अस्पताल अगर इलाज करने से मना करते हैं तो ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। कार्ड के अंतर्गत ये सारी बातें जानकारी है। हमने कहा कि आज की तारीख में मेडिका आयुष्मान कार्ड को रिटर्न करता है, और उसके कारण क्या है आपको पता है। मेरे पास 2 पत्र है अध्यक्ष महोदय। वो पत्र ये है कि भाई इन लोगों के आयुष्मान कार्ड के करोड़ों रुपए बकाया है। उसके कारण ये है, इसलिए ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं लेते। कारण ये है अध्यक्ष महोदय कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक कारण, लेकिन मैं उस कारण की ओर नहीं जा रहा हूं। हम कह रहे कि सीएमसी भेलोर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा बड़े हल्के में कि वहां कैंसर और केवल ये गंभीर बीमारी के लिए लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। सारे लोग जाते हैं, भाई दूसरे लोगों के लिए भी जाते हैं, उन्हें बैरन वापस आना होता होगा। आपके क्षेत्र के भी लोग जाते होंगे। केवल मंत्री होने के नाते मंत्री के प्रभाव का दुरुपयोग करके इस प्रकार का अगर आप जवाब देना चाहते तो मेरे पास कोई उसका उत्तर नहीं है। लेकिन मैं आपसे आग्रह पूर्वक, विनती पूर्वक कहना चाहूंगा कि इसका उत्तर ये दीजिए कि कैसे इन गरीबों को इलाज मिलेगा आयुष्मान कार्ड के तहत। अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा क्या उपाय है कि उस श्रेणी में जो लोग आते हैं पीएच कार्ड होल्डर, और यह सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जिनका नया ग्रीन कार्ड बनाया अध्यक्ष महोदय, उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। न सिर्फ इलाज हम करवाते हैं आयुष्मान योजना के तहत, उसके बाद भी जो मरीज हैं जो इलाज करा के घर लौटते हैं अध्यक्ष महोदय, उनके मेडिसिन, खाने पीने के लिए भी इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 3 से 10 हजार रुपया तक का प्रावधान किया गया कि उनको दिया जाएगा, ताकि वो सुचारू रूप से दवा ले सके और अपना, यदि मजदूर हैं
तो महीना भर उनका परिवार कैसे चलेगा, ये आर्थिक सहायता उनके लिए काम आएगा अध्यक्ष महोदय। रांची मेडिका, मेदांता, ये दोनों आयुष्मान योजना के तहत निबंधित है अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ CMSC जो वेल्लोर की बात की गई अध्यक्ष महोदय, वो वहाँ पर लोग किडनी या फिर कैंसर से जो ग्रसित हैं वो जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो वो अस्पताल सूचीबद्ध है अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय। पल्स ने अभी तक हमें आवेदन नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण उस अस्पताल का, इसके अलावे जो अन्य अस्पतालों की बात कही गई अध्यक्ष महोदय, तो इस राज्य में और राज्य के बाहर सरकारी और निजी 831 अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत इम्पेनलमेंट है अध्यक्ष महोदय, उसकी सूची है। और साथ ही मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 45 अस्पतालों का निबंधन है अध्यक्ष महोदय। और कहीं भी किसी मरीज को यदि कोई इम्पेनल्ड हॉस्पिटल भर्ती लेने से मना करता है अध्यक्ष महोदय, जानकारी दिया जाए, विभाग उस पर कार्रवाई करेगा अध्यक्ष महोदय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।